ड्रामा के स्टार्ट में हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पर हैंगर और फिर जो है सिंहासन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर उसकी स्टेप मदर भी खड़ी होती है, कहती है कि सिस्टर देखो, मैंने तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ किया। जो इंपीरियल कंकुबाइन थी, मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ में जो मेजेस्टी की बिलव्ड कंकुबाइन थी ना, उसको भी मैंने मार दिया। यहाँ तक कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आया, उन सबको मैंने इन 10 सालों में सिर्फ रास्ते से हटाया है ताकि आपके बच्चे खुश रहें। और आज देखो, हिंगर जो है राजा भी बन चुका है। आप खुश तो है ना? सारे के सारे मंत्री नीचे बैठ जाते हैं कि ये मैजेस्टी आप बहुत दिन तक जिए। मैजेस्टी कहते हैं मेरे प्यारे मंत्रियों, ऊपर उठ जाओ। पीछे से नैनियन बोलती है कि मैजेस्टी मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी पर मैजेस्टी इशारा करते हैं और यूनिक बोलते हैं कि आपके लिए डे केयर है। वो नीचे बैठ जाती है और उसकी सिस्टर हंस रही होती है। तब डे केयर में पढ़ा जाता है कि नैनियन बहुत ही हम्बल फैमिली से आती है, बट उसकी मदर जो है एक मेयर सी कंकोबाइन थी और जानबूझकर ड्यूक के बिस्तर पर गई, वहां पर प्रेग्नेंट हुई। तब जाकर ये नैनियन हुई। वजह से तुरंत ही इसे गद्दार घोषित किया जाता है। यहाँ पर ये वाइन पिएगी और इसकी जान यहीं पर जाएगी। कहती है क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। कहती है कि मेरी मदर ने कहा था ना कि जब वो पुरानी चीजें बेकार हो जाए तो तुरंत ही उन्हें फेंक देना चाहिए, वरना वो खतरा पैदा करती है। फिर वो ड्रिंक पिला देती है और खूब तेज से हंस रही होती है। उसका बेटा भी हंस रहा होता है। कहती है कि भला क्यों, बोलो ना, आखिर मैंने तुम लोगों को 10 साल पाला है। कहती 10 साल जब भी मैं तुम्हें माँ बोलती थी ना, मुझे वॉमिटिंग आती थी। मेरा मन करता था कि मैं तुरंत ही बोल दूं, लेकिन अब क्या करूं, आखिर हम लोगों को भी तो राजगद्दी तक पहुंचना था। इसी वजह से बस आपके सामने प्यार का दिखावा करते थे। ये नाटक करते करते हम दोनों ही बहुत थक गए थे। पर नैनीन कहती है बेटा और तुम क्या सोचते हो? कहता है मैं तो उससे भी बुरा सोचता हूँ। उसके हाथ पर अपना पैर रखकर दबाने लगता है। कहती है कि ये मत करो, देखो तुम्हारी मदर ने मुझसे कहा था। कहते हैं मदर ने नहीं कहा था, मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देता। तुम जैसी कॉन्कुबाइन की बेटी मेरी माँ कहलाने लायक हो ही नहीं सकती। तुम्हारी जगह सिर्फ गटर में है, गटर में है। कहती है मुझे इस तरह ट्रीट मत करो। फुआ जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हम लोगों से बात करने की? अपनी माँ से नहीं सीखा है कि किस तरह बात करनी है? वैसे देखो, तुम्हें थप्पड़ मारकर मैंने अपना ही हाथ गंदा कर लिया। पता है, जो तुम हमेशा सूप पीती थी और धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी, वो सूप तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हारी बेटी ही दे रही थी। कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। अब यहाँ पर नैनीन को यकीन हो जाता है कि शुरू से लेकर अंत तक बस उसके साथ धोखा किया गया है। वो हैंगर होता है ना, जोरदार पैर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। कहता है कि इसकी बॉडी को बस दूर जाकर जंगल में फेंक दो ताकि कोई भी जंगली जानवर इसको खा जाए। पीछे से वो रो रही होती है कि बहुत बढ़िया स्कीम चली तुमने वॉन्ड्रंग। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गुजर सकती हो। तुम बहुत ही खतरनाक निकली और तुम्हारे बच्चे उससे भी ज्यादा खतरनाक। सब कुछ अचानक से पलट जाता है और 10 साल पीछे आ चुकी थी, उस जगह पर जहां पर दोनों बच्चों को उसको सौंपा जाएगा। इस पर वॉन्डरंग कहती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की केयर तुम करो। कहती है क्या मैं सच में 10 साल पीछे आ गई हूँ? मुझे अपनी गलतियों को सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर वॉन्डरंग बार बार कह रही होती है कि मेरे बच्चों के ख्याल तुम ही रख सकती हो। आखिर तुम मेरी सिस्टर हो, भले ही मेरी हाफ सिस्टर हो, बट सिस्टर हो और इन दोनों बच्चों का ख्याल रख सकती हो। मैं तो कभी भी मर जाऊंगी। वहां पर इम्प्रेस की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुरानी बातें सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी उसके लिए फिर से बाउल आ जाता है कि ये पी लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बच्चों के सिवा तुम दूसरा कोई भी बच्चा पैदा नहीं करोगी। कहती है कि हाँ, इसे पिलाने के बाद तुम मुझे हमेशा के लिए लॉक कर दोगी। इस पर इम्प्रेस कहती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कहती है सिस्टर आप मजाक कर रही है क्या? ये दोनों बच्चे नोबल फैमिली के हैं और मैं एक कॉन्कुबाइन हूँ जिसकी कोई हैसियत नहीं है। बताओ भला मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं अनमैरिड हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। यहाँ पर दोनों बच्चे कहते हैं हाँ वैसे भी तुम्हारे पीछे होगा कौन, कॉन्कुबाइन की औलाद हो। तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे इतनी गुस्सा आती है। कहती है हाँ मेरा बहुत लो स्टेटस है, मैं नोबल घर की नहीं हूँ। तब यहाँ पर फेयर बोलती है कि हाँ कभी हो ही नहीं सकती, सपने देखना छोड़ दो। मन में सोचती कि पास्ट लाइफ में मैं तुम लोगों की बातें सुनकर सोचती थी कि शायद बच्चे हो सुधर जाओगे, बच्चे हो सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इम्प्रेस कहती इस तरह भला कोई अपनी आंट से बात करता है, चलो माफी मांगो। हैंगर कहता बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, इसको मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। कहती अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, प्लीज अभी के अभी माफी मांगो। वहां पर इम्प्रेस कहती है मेरे बच्चे तो मेरी माफी मांगेंगे, चलो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। शायद मैंने इन्हें अच्छे से सिखाया नहीं है, इसी वजह से ये ऐसी गलती कर रहे हैं।
माफ़ी माँगने लगते हैं तो कहती है कि नहीं, नहीं आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है और इस तरह इन दोनों बच्चों को पालना मेरे बस की बात नहीं है। कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ। कहती कौन-सी इच्छा? कहती 1 मिनट मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँ तो अब तुम मानोगी? कहती है कि लेकिन क्यों पैरों में गिर रहे हो? वहाँ पर इम्प्रेस भी आके घूर रही होती है, उनका खुद का मकसद होता है। वही है जो सँभाल सकते हैं और आगे चलकर उसे मारा भी जा सकता है। तभी वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। तो वो नीचे बैठ जाती है। तुरंत ही मैजेस्टी कहते हैं इम्प्रेस आप ठीक तो है ना? नीचे क्यों बैठी है? चलिए ऊपर बैठ जाइए। कहती है कि मैं मरने वाली हूँ मैजेस्टी, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और अब मुझे डर लगने लगा है कि मेरे इन 2 बच्चों का आखिर होगा क्या? पर मैजेस्टी कहते हैं तुम क्या चाहती हो? कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सिस्टर से शादी कर लें ताकि ये दोनों बच्चे हमेशा उनके पास रहें। नैनीन वहाँ पर मना कर देती है कि माफ़ करिएगा मैजेस्टी, मैं शादी भी नहीं करना चाहती और मेरा कोई स्टेटस भी नहीं है जिससे मैं पैलेस में आऊँ। मेरी ऐसी कोई राय नहीं है। दोनों बच्चे कहते हैं हाँ सही कहा फादर, मैं भी इसके अंडर में नहीं पलना बढ़ना चाहता। मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, मुझे इससे घिन आती है। इम्प्रेस के कहने पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है पैलेस आ जाना। लेकिन आप एक बार सोच लीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती। इम्प्रेस कहते हैं क्या डे केयर का जो है उल्लंघन करोगी? पता है ना इसकी सज़ा क्या है? मौत। चलो अब तैयार हो जाओ। इम्प्रेस खुश हो रही होती है, मेरे दोनों बच्चों को तो तुम्हें ही पालना पड़ेगा। लेकिन खुश तो यहाँ पर नैनीन भी हो रही थी कि सिस्टर आगे जो होगा ना मुझे ब्लेम मत करना। कहती है सर्वेंट आपके ऑर्डर का पालन करेगी। वहाँ से तुरंत ही सब चले जाते हैं और मैजेस्टी इम्प्रेस का ख्याल रख रहे होते हैं। बाहर निकलते ही फिर से हैंगर बोलने लगता है कि देखो तुम ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करना कि पहले से आ जाओगी तो मैं तुम्हारे कदमों तले आ जाऊँगा, कदमों तले तो तुम्हें ही मेरे नीचे रहना पड़ेगा। फिर बोलती है कि सही कह रहा है मेरे भाई, अगर चिड़िया उड़ने लगे तो ये मत सोचे कि उड़ ही जाएगी, पिंजरा तो कभी भी तैयार करके रखा जा सकता है। कहती ठीक है यंग मास्टर, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी, मैं हमेशा अपने तक ही सीमित रहूँगी। पीछे मुड़ती है कहती है बस तुम दोनों के कुछ ही दिन बचे हैं कि वो पैलेस पहुंच जाती है जहां पर उसे 2 दासियां भी दी जाती हैं। कहती है कि फाइनली मैं आ गई। दोनों दासियां कहती हैं कि आप जो भी कहेंगी हम लोग सिर्फ आपके लिए करेंगे। कहती है ठीक है चलो मेरे साथ। प्रेस बैठी होती है कहती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ। कहती है सारी फॉर्मेलिटीज रहने दो, आ जाओ मेरे बगल बैठ जाओ। बैठती है तो कहती है सिस्टर आप ठीक तो है ना? कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन बचे हैं। सिस्टर आप चिंता मत करो। तब यहाँ पर इम्प्रेस कहती है तुम भी चिंता मत करो, आज रात मैजेस्टी तुम्हारे पास आएंगे। मैंने अरेंजमेंट कर दी है। अब मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया है तो तुम भी मेरे ऊपर फेवर करना मत भूलना। कहती है ठीक है सिस्टर, आप जो कहेंगी ना मैं वही करूँगी। तुरंत ही वो वहाँ से चली जाती है। इम्प्रेस की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही होती है तब नैनी बोलती है कि आप ये जो कर रही हैं ना अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर सच में मैजेस्टी का दिल उस पर आ गया ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप अपने लिए एक गलत रास्ता चुन रही हैं। कहती है नहीं, मेरी आंखें इसी पर है, ये सबसे भोली सबसे सीधी है, इसको बाद में मारना भी आसान होगा और जो कहूँगी ये मानती भी जाएगी। आखिर मेरे मरने के बाद कोई तो इस जगह को ले सकता है जो मेरे बच्चों को आगे बढ़ाए, मेरे बच्चों के लिए पूरा समर्पित रहे। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं रूम में आने के बाद ना नैनी तैयार हो रही होती है, जहाँ पर दासियाँ कपड़े लेकर आती है। कहती है आप कौन सी पहनेंगी? जानती थी कि मेरी सिस्टर बहुत होशियार है, इसी वजह से वो रेड वाली ड्रेस चुनती है ताकि मैजेस्टी को जल्द से जल्द सेड्यूस किया जा सके। बैठी होती है, इंतजार कर रही होती है। मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं अपना चेहरा ऊपर उठाओ। जैसे ही देखते हैं मैजेस्टी कहते हैं कि वन रॉन्ग तो कह रही थी कि तुम चेहरे से थोड़ी खराब दिखती हो, लेकिन सच में तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छा है। कहती है मैजेस्टी मैं तो बस आपके लिए ही हूँ। वहाँ पर मैजेस्टी उसके साथ अपनी रात बिताते हैं। कहते हैं कि जो वन रॉन्ग ने बताया था उससे काफी डिफरेंट हो तुम। कहती है मैजेस्टी आपके लिए कुछ भी, वो अपने मकसद में बस सफल होना चाहती थी, इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन एक दासी भाग कर आती है कि इम्प्रेस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। नैनीन बोलती है कि सिस्टर अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपना काम कर दिया है, तुमने देर में दासी भेजी है, अब भला इसमें मेरी क्या गलती है? जो है नैनीन बैठी होती है तो दासी आकर बताती है कि आपको इम्प्रेस ने बुलाया है। वो तैयार हो जाती है, कहती है कि पिछली बार ने ये सब छिपा लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि आपकी फीलिंग हर्ट होगी, लेकिन इस बार तो मैं आपको दिखा कर ही रहूंगी ताकि धीरे धीरे आपकी तकलीफ बढ़ती जाए। कहती है मेरी सिस्टर यहाँ आ जाओ। जाकर वहां पर बैठ जाती है और उसके गले पर निशान देखकर ना अब इम्प्रेस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहती क्या हुआ सिस्टर, फिजिशियन को बुलाऊं क्या? कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं और उसके हाथ पर ना बहुत तेज से कट कर देती है। कहती सिस्टर लगा तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी इस वजह से ऐसा हुआ है।
वहाँ पर तभी वो उसको एक बीट्स देती है जिसमें जो है ऐसी दवा मिक्स होती है ताकि वो कभी भी मदर ना बन सके। कहती सिस्टर ये बहुत ही वैल्यूएबल है, प्लीज़ इसे ले लीजिए। कहती है कि नहीं इसे तुम पहन कर रखो। कहती सिस्टर मैं आपकी साइड हमेशा ही रहूँगी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अलावा भला मैं कुछ सोच सकती हूँ क्या? कहती है अरे तुम कितना ज़्यादा उदास हो रही हो, मेरी बॉडी वैसे भी अब जवाब दे रही है, बस मेरे दोनों बच्चों के ख़्याल करने की बात है। तुरंत ही फ़ियर आती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर के बगल बैठने की? और वहाँ पर हैंगर भी चिल्लाने लगता है कि तुम बार-बार यहाँ पर मेरी मदर की बेइज़्ज़ती करने के लिए आ जाते हो, उनके साथ कैसे बैठ सकते हो? वैसे मेरे फादर के साथ तुमने अच्छा खेल खेला है। इस पर फ़ियर कहती है कि सही बात है इसने मेरे फादर को सेड्यूस किया है। नैनिन कहती है कि सिस्टर आपने ही भेजा था वरना मैं भला ऐसा क्यों करती? यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों चलो माफ़ी माँगो, अभी के अभी माफ़ी माँगो। कहते हैं सॉरी, सॉरी, सॉरी माफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हें दिल से माफ़ नहीं कर रहा हूँ ये जान लो। यहाँ पर तुरंत इम्प्रेस कहती है जाओ यहाँ से आराम करो। पीछे आकर खड़ी होती है, कहती है बस एक-एक कदम के साथ तुम्हारी मौत और आगे आती जाएगी और तुम्हारे बच्चों की होती है। कहती है मुझे इंपीरियल कॉन्कुबाइन के पास लेकर चलो। इंपीरियल कॉन्कुबाइन जिनके एक भी बच्चे अभी तक नहीं हुए होते हैं। कहती वाह कॉन्कुबाइन आ गई यहाँ पर, वैसे अपनी सिस्टर से मिलकर आ गई तो अच्छा ही लगा होगा। कहती है आप कैसा मजाक कर रही हैं, मैं तो आपसे भी मिलने आई हूँ, अपनी सिस्टर से भी मिलने गई थी। उसके हाथ में वो बीट्स देख लेते हैं तो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर लगता है तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, इसी वजह से ये तुम्हें दिया है। नैनिन कहती है हाँ हाँ मेरी सिस्टर बहुत प्यार करती है, तो वो हंस रही होती है। कहती है याद रखो कि कुछ लोग सामने से अच्छे और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कहती है कि अगर आप चाहो तो इम्प्रेस की डेथ होने वाली है तो ओ हैंगर को आप अपना बच्चा बना सकती हो, वैसे भी आपके कोई बेटा नहीं है। मैं शायद कुछ गलत बोल रही हूँ लेकिन इससे आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक बच्चा भी आ जाएगा और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी बनकर आ जाएँगे। कहती तुम्हारे थॉट अच्छे हैं, जाओ यहाँ से, मैं इस पर सोचूँगी। जो बातें यहाँ पर हुई वो कहीं और नहीं होनी चाहिए। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो पीछे से चली जाती है और अब सोचती है कि सही कंडीशन दी है इस लड़की ने। आखिर मैजिस्ट्रेट तक ये मैसेज पहुँचाओ कि मैं भी उसके बेटे को अपनाना चाहती हूँ। इधर वो बीट्स देख रही होती है बार-बार। कहती है 1 मिनट तुम दोनों यहाँ पर आओ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी मदर की तबीयत खराब है और तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा गरीब है। उसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों इम्प्रेस द्वारा भेजी गई हो। अगर ज़िंदा बचना चाहती हो तो मेरे लिए काम करो, मरना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से जा सकती हो। रास्ते में ही तुम दोनों को मार दिया जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आगे से इम्प्रेस के पास गई ना तो पूरी फैमिली को ही मार दिया जाएगा। इधर अभी सब के सब बैठे हुए होते हैं जहाँ पर इम्प्रेस भी बैठी होती है। इंपीरियल कॉन्कुबाइन कहती है हैंगर से तुमने काम किया ना, चलो आ जाओ मेरे बगल आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से सब कुछ तैयार करूँगी और तुम्हें खाने के लिए भी दूँगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि ये इंपीरियल कॉन्कुबाइन आप कितनी अच्छी हैं। इम्प्रेस कहती है आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? दोनों बच्चों को बहला-फुसला क्यों रही थी? कहती है मैं कहाँ बहला-फुसला रही थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि हैंगर बहुत समझदार बच्चा है। आखिर उसका ख़्याल मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? आपके दिन ही कितने बचे हैं? इस तरह की फ़ॉर्मेलिटीज़ तो मुझे करनी ही पड़ेगी। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपनाने की? उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सीरियल कॉन्कुबाइन हंस रही होती है। तुरंत ही उनके हाथ को चेक किया जाता है जहाँ पर फिजिशियन कहते हैं कि आपकी हालत और भी खराब हो गई है। तब मैजिस्ट्री कहते हैं कि क्या कोई रास्ता है जिनसे उनकी थोड़े दिन तक उन्हें जिंदा रखा जा सके? कहते हैं हाँ, शायद 3-4 महीने तक वो रहेंगी जिंदा लेकिन इनका मरना निश्चित है। कहती है ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सिर्फ़ मेरी बहन ही पाले ना कि कौन-कुमाई। तो उसकी बेटी फ़ियर कहती है नहीं मदर प्लीज़ मैं इस गंदी-सी औरत के साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन कहती है मैजेस्टी आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं एक नोबल स्टेटस वाले घर की लड़की हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह 2 बच्चे जो नोबल हैं, वो किसी जो लो स्टेटस की कॉन्कुबाइन है उसके संरक्षण में पले-बढ़े। इसी वजह से उनकी ज़िम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इम्प्रेस कहती हैं कि नैनिन चलो तुम ये कबूल कर लो कि तुम्हें उन दोनों बच्चों को पालना है। और वहाँ पर जाकर नैनिन सामने बैठ जाती है। कहती है कि मेजेस्टी मुझे लगता है कॉन्कुबाइन सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि दोनों बच्चों से पहले पूछना चाहिए। उनकी जो रज़ामंदी होगी वो जिसके पास रहना चाहेंगे उनके पास रहें। अगर मेरे पास तो मैं उनको मैं अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहते हैं कि इंपीरियल कॉन्कुबाइन के पास रहें तो उनके पास रह सकते हैं, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कहती है कि हाँ। इस पर मैजेस्टी कहते हैं फिजिशियन ने चेक किया या अपने आप से बता रही हो?
पर इम्प्रेस की हालत और भी खराब हो जाती है। नैनीन मन ही मन हंस रही होती है कि सिस्टर होल्ड ऑन, अभी तो बस धीरे धीरे ये कार्यक्रम शुरू ही होता जा रहा है। कहती है कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से तुम्हें दवा दी थी और तुम्हें बीट भी दी थी। इस पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन कहती क्या मतलब इम्प्रेस, कि आपका कोई और मकसद था, आप अपनी सिस्टर से प्यार नहीं करती क्या? इम्प्रेस कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर ये झूठ बोल रही होगी तो मैजेस्टी की कितनी बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया फिजिशियन चेक कर ले। फिजिशियन जैसे ही वहाँ पर चेक करते हैं तो कहते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं, जो है नैनीन, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है और ट्विंस है। कहते हैं क्या ट्विंस, चलो नीचे मत बैठो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। कहती है ठीक है मैजेस्टी। इंपीरियल कॉन्कुबाइन भी थोड़ा बहुत अंदर से दुख होता है क्योंकि अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। कहती है कि मैजेस्टी आपको एक बार और सोचना चाहिए कि इस तरह की हालत में भला दूसरे के बच्चों को जो है नैनीन कैसे संभालेगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत उचित हूँ इम्प्रेस के बच्चों को संभालने के लिए। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नज़र में मेरी बहन ही मेरे बच्चों को संभालेगी और कोई नहीं। मैजेस्टी प्लीज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन इंपीरियल कॉन्कुबाइन अपनी जिद पर अड़ जाती है कि अब यहाँ पर जो कुछ होगा मेरा होगा। थोड़ा सा नैनीन को चक्कर आ जाता है, तब नैनीन कहती है कि मैजेस्टी मुझे भी लगता है कि अब आपको बच्चों से पूछ ही लेना चाहिए, ये बार बार घुमा फिरा कर बातें करनी अच्छी बात नहीं है। चलो दोनों बच्चों आओ, जल्द से जल्द बताओ कि किसके पास रुकना चाहते हो। लेकिन इंपीरियल कॉन्कुबाइन तुरंत ही हैंगर को अपने पास बुला लेती है। कहती ये बताओ तुम मेरे पास रुकना चाहते हो ना? हैंगर तो चाहता ही था कि वो इंपीरियल कॉन्कुबाइन के पास रुके। कहता हाँ हाँ मैं आपके पास ही रुकूंगा। कहता है मदर मुझे यहीं पर रुकना है। इस पर इम्प्रेस कहती मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, सुनना नहीं? कहते हैं कि आपने सिखाया था लो स्टेटस की औरत के साथ मैं नहीं रहूंगा। उसे गाली देकर कहता है कि आखिर मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ। यह थी फिर तो ठीक है सिस्टर, अब क्लियर रहा कि हैंगर मेरे पास ही रहेगा, नैनीन है वो अपना ख्याल रखेगी। तुरंत ही वहां पर फिर से उसकी माँ कहती है कि तुम अब नहीं जाना। हैंगर कहता है सिस्टर आ जाओ, हम दोनों बहुत ही मस्ती करेंगे। माफ करना मदर, लेकिन मुझे भी इंपीरियल कॉन्कुबाइन के पास रहना है। मैजेस्टी कहते हैं देखो दोनों बच्चों ने अपनी माँ चुन लिया है तो उन्हें उन्हीं के पास रहने दो। और ये सारा आइडिया किसी और ने नहीं दिया था, नैनी ने ये इंपीरियल कॉन्कुबाइन को, कि आपको बस से इसी हिसाब से काम करना है ताकि आपके पास दोनों बच्चे आ जाएं। वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और अब इम्प्रेसिव वॉमिटिंग करती रहती है। वहां से नैनी आगे की तरफ बढ़ती है, कहती है कि सिस्टर रिग्रेट हो रहा है ना, अपने ही जाल में फंस गई। वापस आकर वो उसी ब्रेसलेट को देख रही होती है। कहती है कि अब इसका भी टाइम आ गया है, जाकर इसकी जांच पड़ताल करवाओ कि आखिर इसमें है क्या। वापस आकर पता चलता है कि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। कहती है वाह सिस्टर तुमने तो अच्छा खेल खेला है, लेकिन मैं आपके मेथड में ही आपको ही फंसाऊंगी। उसने सेम दूसरा ब्रेसलेट बनवा लिया था ताकि सिस्टर को शक भी ना और हमेशा के लिए वो पहने भी रहे। अभी हम देखते हैं कि इम्प्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये नैनीन आखिर इतनी ज़्यादा होशियार कैसे हो गई, ये मेरी पावर को अपनाना चाहती है। तब इस पर नैनी कहती है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि उसका प्लान आज का नहीं है, बहुत पहले का है। आखिर तुरंत ही आकर वो बेड चैम्बर तक मैजेस्टी को कैसे बुला सकती है, तुरंत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। कहती है नैनीन तुमने जो ये पिलर तैयार किया है ना उसको मैं गिरा कर ही रहूंगी, तुम देखती जाओ कि अब मैं तुम्हारे स्टेटस और पोजीशन को कैसे रूइन करती हूँ। पेस्ट्रीज भिजवाई होती हैं इम्प्रेस ने जो है नैनीन के लिए, वो खाने चलती है तो दोनों दासियाँ कहती प्लीज इसे मत खाइए, इसमें जहर भी हो सकता है। कहती है नहीं नहीं, आखिर मेरी सिस्टर का इंटेंशन ऐसा है ना तो मैं इसे जरूर खाऊंगी, तुम लोग बस देखते जाओ कि आगे क्या होता है। जाकर मैजिस्ट्रेट से कह दो कि मैंने उन्हें बुलाया है, आज रात में उनके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। जैसे मैजेस्टी अंदर जाते हैं तो ढूंढते रहते, कहते हैं नैनीन नैनीन कहाँ पर हो। नैनीन फिर से वही रेड ड्रेस पहन कर आती है जिसे देख कर मैजेस्टी की सांसें थोड़ी देर के लिए जैसे रुक जाती है। कहती तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? कहती इतने दिनों से आपसे दूर हूँ, आखिर कॉन्कुबाइन का फर्ज है आपको सर्व करना। मैजेस्टी भला मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ। वहाँ पर वो पेस्ट्रीज जो इम्प्रेस ने भेजी होती है ना वो तुरंत ही जो है मैजेस्टी को खिला देती है। कहते हैं कि थैंक यू। वो जैसे ही मैजेस्टी खाते हैं ना, तुम तो बहुत ही इम्प्रूव कर रही हो। इधर नैनी आकर इम्प्रेस को बताती है कि जो आपने पेस्ट्रीज भिजवाई थी वो सच में उसने खा ली है, मैंने उसके रूम में किसी को जाते हुए देखा। कहते ठीक है सबको लेकर चलो, आज रंगे हाथों उसको पकड़ा जाएगा। मैं जानवरों के पिंजरे में कैद ना किया गया ना तो मेरा नाम भी जो है वो रॉन्ग नहीं। जाती है वहां पर, कहती देखो कितनी डिटरमाइंड है, किसी और के साथ ही अपनी रातें बिता रही है, इसके पेट में जो बच्चा है वो भी किसी और का होगा। दासी जाकर उसको पकड़ कर लाती है, कहती प्लीज उसे कुछ मत करना। कहती है कि तो तुम्हारी इतनी हिम्मत के पेट में जो बच्चा है वो भी दूसरे का है और यहाँ पर तुम ऐसे किसी और के साथ रातें बिता रहे हो। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज मेरे ऊपर ड्रग का असर हो गया था, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई।
इम्प्रेस जोरदार थप्पड़ मारती है तो कहती है सिस्टर प्लीज मुझे जो करना है कर लीजिए, लेकिन जो अंदर है उसे प्लीज कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मौत के घाट उतार ही दिया जाएगा। और हंस रही होती है तभी मैजेस्टी बाहर आते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। तब इस पर नैनिन कहती है देखा ना सिस्टर, आ गया ना आपको असली जिंदगी का स्वाद। और नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ करिएगा मैजेस्टी। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम बीमार हो लेकिन तब भी ऐसे षड्यंत्र कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 महीने के लिए अपने रूम में रहोगे, तुम्हें वहां से निकाला भी नहीं जाएगा। अगर निकलने की हिमायत भी की ना तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुरंत ही वो बेहोश होने लगती है तो मैजिस्ट्रेट उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं। इम्प्रेस कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वापस आकर मैजिस्ट्रेट कहते हैं ठीक तो हो ना? कहते हैं मैजेस्टी मुझे माफ करिएगा। पर जो यूनिक होते हैं वो आकर बताते हैं कि जो पेस्ट्रीज थी वो फिनिक्स पैलेस द्वारा आई थी। कहते हैं ठीक है इस बात को यहीं पर खत्म करो, इन बातों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैजेस्टी लेकिन उसको देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते। कहते हैं जाओ अपना ख्याल रखो। दोनों दासियां कहती है कि क्या मतलब मैजेस्टी का कि ये बातें आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। कहती है कि मैजेस्टी को सब पता चल चुका है लेकिन वो बस अभी बात नहीं करना चाहते हैं कि वहां पर फिर से नैनिन के लिए डे केयर आ जाता है और उसे इंपीरियल रेजिडेंस स्नोफॉल पवेलियन में भेजा जा रहा होता है। उसे एक पद आगे भी बढ़ाया जाता है। कहते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिक, आप बहुत ही अच्छे हैं। और वहां पर उसे सोने की कुछ पत्तियां देती है। कहते हैं कि आप भी बहुत अच्छी हैं, मैं जा रहा हूँ। कहती कॉन्ग्रेचुलेशन मिस, आप तो सच में बहुत ही अच्छी हैं। कहती है नहीं बहुत अच्छी नहीं। तब तक इम्प्रेस का फिर से बुलावा आ जाता है। बहुत ही होशियार बनने की कोशिश कर रही हो। कप का प्याला उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। कहती है मैंने तुम्हें कम समझा, ये मेरी गलती है, लेकिन तुम यहाँ पहले ही मोटी से आई थी। कहती है कि सिस्टर आप बहुत बीमार हैं, थोड़ा कम गुस्सा करिए, ज्यादा गुस्सा करेंगी ना तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। कहती है याद रखो कि तुम्हारी माँ जो एक बहुत ही लो स्टेटस वाली औरत है ना, मेरे घर में अभी भी पल बढ़ रही है, उनका गला मैं कभी भी दबा दूंगी, याद रखो। इसी वजह से तुम मेरे बच्चों को जल्द से जल्द गोद ले लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहती है सिस्टर बीमार हो लेकिन आपका दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है, आप हमेशा ही ऐसे कारनामे क्यों करती हैं कि नैनी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखो। कहती है कि सिस्टर मैं जा रही हूँ। बाहर निकलती है तो कहती है मुझे अपनी मदर से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो नैनी कहती है इम्प्रेस से कि आपको उस नैनियों को मौत के घाट उतार ही देना चाहिए। कहती है हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गुजर सकती है। वैसे भी मैं उस इंपीरियल कंकुबाइन का कुछ नहीं कर सकती, उसके पास जो है मिलिट्री पावर है, उसके फादर और ब्रदर मैं फ्रंट रो में खड़े होते हैं। लेकिन सरप्राइज तो मैं नैनियों को दे ही सकती हूँ। जहर लेकर जाओ और जो जिथार है ना उस पर लगा दो, देखो कि उस नैनिन के साथ क्या होता है। वैसे भी बैंकेट आने वाला है, सिंपैथी तो मैं ही गेन करूंगी और सारा का सारा ब्लेम उस इंपीरियल कंकुबाइन पर आ जाएगा, घर से ही ये जहर आया है। कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें वैसा ही होगा। वैसे भी आपकी रणनीति इस बार बहुत ही अच्छी है। कहती मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगी। इधर हम देखते हैं कि वो पहुंच जाती है मदर से मिलने के लिए, चाहती है कि उसकी माँ खड़ी होती है लेकिन वॉन रंग की एक और बहन होती है जो अभी भी नैनिन को देखकर गुस्सा कर रही होती है। उसे देखकर ही नैनिन को याद आता है कि पिछले टाइम पर अपनी गलतियों की वजह से इसे जान से मार दिया गया था। एम्परर भी इसको नहीं बचा पाए थे। लेकिन तुरंत ही वहां पर वॉन्ड्रंग की मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन उसकी मदर बहुत खुश होती है। उसके फादर कहते हैं चलो नील डाउन हो जाओ तुरंत यहाँ पर। कहते नील डाउन फादर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक जो है राजा की वाइफ हूँ। कहते हैं राजा की वाइफ हो लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, जो कह रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। कहती है कि कभी नहीं करूंगी, वैसे भी आपने मुझे कब अपनी बेटी ही माना है। कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ये मत सोचो कि राजा तुम्हें बचा लेंगे। कहती है कि आप मेरे लिए सिर्फ एक नौकर के बराबर हैं, अगर मैं कह दूं कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा मतलब तुरंत निकाला जाएगा, हिम्मत मत करना। उसके फादर उसको मारने चलते हैं तो हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि पता है फादर, जिस सिस्टर के भरोसे आप बहुत ही ज्यादा अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हैं ना, उस सिस्टर को 1 मंथ के लिए रूम में बंद कर दिया गया, वो मरने की कगार पर है। उसकी जगह मैं लेने वाली हूँ। तो आप अपने दिमाग से काम लीजिए कि फ्यूचर में आखिर आपके साथ कौन आएगा, सपोर्ट किसको करना है, आप अच्छे से सोचिए, उसके बाद मेरे पास जरूर आइएगा, वरना इंटायर क्लैन को मरने में देर नहीं लगेगी। मैं बस थोड़ा या बहुत देर तक ही इंतजार कर सकती हूँ, ज्यादा देर तक नहीं। उसके फादर डर जाते, अपनी मदर के पास जाती है। कहती चलो बाहर ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। कहती मदर आप ठीक तो है ना। कहती हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ।
जैसे वहाँ से निकलने लगती है तो उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ का पूरी तरीके से ख़्याल रखूँगा, याद रखो कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। कहती है तकलीफ़ हुई तो मैं आपको तकलीफ़ दे दूँगी। वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे ना पूरे के पूरे उसके पैलेस को बुरी तरीके से बिखेर चुके होते हैं, सारा सामान तोड़ चुके होते हैं। कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे थे? कहते हैं कि तुम जैसी नीच औरत के साथ करना भी क्या चाहिए? उसको मारने चलते हैं तो दासी सामने आ जाती है। थप्पड़ मारने चलते हैं तो दूसरी दासी सामने आ जाती है। यहाँ पर अब फिर से नैनी को पुरानी बातें याद आती है कि ये दोनों तो अपने रवैये से बाज ही नहीं आ रहे। वहाँ पर लगाती है हैंगर को जोरदार थप्पड़। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कोई मैनर्स नहीं है। कहती है कि तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है कि बिन बताए एक कॉन्कुबाइन के पैलेस में आ गए। भूल गए हो कि अपनों से बड़ों से बातें कैसे करते हैं? तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया लेकिन मैं तुम्हें पूरा सिखाऊंगी। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। वो डंडा उठाकर उनके सामने करती है। तभी वहां पर इंपीरियल कंकुबाइन आ जाती है। कहती है ये बताओ यहाँ पर ये सब पहले किसने स्टार्ट किया? तब नैनीन बोलती है कि आप खुद देख लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं थी। आप नोबल कॉन्सर्ट है, आप देख लीजिए यहाँ के हालात। दोनों के दोनों कहते हैं कि देखो ना ये कंकुबाइन की डॉटर ने हम लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, हमें मारा भी है। के पेट में पल रहे हैं दो कौड़ी के बच्चे, उनकी वजह से हम लोगों पर अटैक कर रही है। सोचती है कि यहाँ की इम्प्रेस बन जाएगी। कुछ करिए ना मदर, कुछ करिए ना। इंपीरियल कंकुबाइन कहती है कि तुम दोनों की पहली बात बताओ हिम्मत कैसे हुई जो बच्चों ने अभी जन्म भी नहीं लिया उनको गाली देने की। ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ पहले तोड़फोड़ की। वो दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इंपीरियल कंकुबाइन कहती है नैनीन से माफ करना, भी याद रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। कहती कि ये दोनों बच्चे बहुत ही एम्बिशियस हैं, अपने हक के लिए किसी को भी जान से भी मार सकते हैं और साथ में इम्प्रेस भी, तो इनसे बचकर रहिएगा। दासी होती है, कहती है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। कहती फ्यूचर मेरा ऑलरेडी सिक्योर है, बस तुम लोगों ने आज मेरी हेल्प की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इम्प्रेस बैठी होती हैं जहाँ पर नैनी आकर बताती है कि सारा इंतजाम हो गया है, पॉइजन भी उस तक पहुंच ही जाएगा। कहती है ये हुई ना बात। आज मैजेस्टी का बर्थडे होता है, सब लोग मैजेस्टी को विश करते हैं। इंपीरियल कंकुबाइन दोनों बच्चों को बैठाने चलती है लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, मैं अपनी रियल मदर के पास बैठूंगा। कहती क्या हुआ, 2 दिन में ही शौक उतर गया क्या? मेरे बच्चों को संभाल तक नहीं पाई। चलो आ जाओ मेरे दोनों बच्चों, मेरे बगल बैठो। यूनिक कहते हैं कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। इंपीरियल कंकुबाइन कहती हैं कि इम्प्रेस तो हमेशा से ही बहुत अच्छा जितार बजाती थी, क्यों ना फिर से बजाएं। तब इम्प्रेस कहती है मैं नहीं बजाऊंगी लेकिन मेरी नैनीन काफी अच्छी है इसमें। कहती ठीक है। मैजेस्टी वो अपने हाथ से उसे बजाना स्टार्ट करती है लेकिन जान जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही एक बार बजाती तो कान में सबके दर्द होने लगता है। मैजेस्टी कहती है ये क्या बजा रही हो तुम? यहाँ पर हैंगर फूड सब मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अक्ल है नहीं और जितार बजाने के लिए आ गई। कहती है मैजेस्टी अगर आप कहेंगे ना तो मैं दोबारा बजाना स्टार्ट करूंगी। तब इंपीरियल कंकुबाइन कहती है कि अगर आप कहें तो मैं बजाऊं इसे, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। इम्प्रेस जानती थी कि उस जितार के जो तार है ना उसी में पॉइजन लगा हुआ है और वो जिसके ऊपर जाएगा ना उसका चेहरा भी खराब हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। नैनिन कहती है सिस्टर आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। कहती नहीं तुम जाकर बैठ जाओ। वहाँ पर वो जैसे-जैसे बजा रही होती है, इम्प्रेस खुश भी होती है कि मेरे हाथ से एक काँटा तो हटा, चाहे वो नैनीन हटे, चाहे वो इंपीरियल कंकुबाइन हटे। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा घाव लग जाता है। कहती है मैजेस्टी प्लीज़ मुझे बचा लो। फिजिशियन उन्हें चेक करते हैं और चेहरे पर मास्क बाँध दिया जाता है। पता चलता है कि ये खास तरह का पॉइजन है जो स्किन के जरिए बोन्स तक पहुंच सकता है और इससे इंपीरियल कंकुबाइन का चेहरा कभी भी नहीं सही होगा। इम्प्रेस तो हंस रही होती है। कंकुबाइन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कभी चेहरा सही नहीं होगा? कहते हैं नहीं, आपका चेहरा कभी भी नहीं सही होगा। तब यहाँ पर नैनीन कहती है मुझे एक चीज समझ में नहीं है कि ये पॉइजन आया कहाँ से। फिजिशियन बताते हैं कि ये साउथर्न डायनेस्टी में ही मिलता है, इधर कहीं भी ये पॉइजन नहीं है। इम्प्रेस कहती है आप तो श्योर है ना कि उधर मिलता है? कहते हैं कि हाँ। तब इम्प्रेस कहते हैं तो बताओ इंपीरियल कंकुबाइन कि तुमने ये जहर खुद नैनीन के लिए बिछाया था ना? कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पॉइजन नैनीन के लिए बिछाऊंगी और खुद ही बैठ जाऊंगी और खुद ही अपने आप को मार लूंगी? इम्प्रेस कहती है किया तो तुमने ही था कि नैनीन के बच्चों को तुम मार सको, वो कभी जन्म ही ना ले सके। देखते हैं कि जांच पड़ताल करने के लिए कहा जाता है कि रूम की जांच करो। जिसके रूम में वो जहर मिल जाएगा मतलब उसी ने फैलाया है। तब तक हम देखते हैं कि सैनिक कहा जाता है, बोलता है बॉटल मिल चुकी है। इम्प्रेस कहती है मैंने पहले ही कहा था कि ये सब इंपीरियल कंकुबाइन ने किया है, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। देखो सबके सामने सबूत भी आ गया।
सैनिक बोलता है कि ये इंपीरियल कंकुबाइन के रूम में नहीं बल्कि आपके रूम में मिला है। कहती क्या बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पर नैनीन कहती है कि ये सब तुमने क्यों किया बताओ ना सिस्टर। तो नैनीन की चाल पूरी तरीके से ग्रैनी पर नजर रखी थी और वो बोतल बदल कर जो है उसके रूम में पहुंचा दी थी। उसे बेहोशी आने लगती है तो मैजिस्ट्री रोक लेते हैं। कहती है आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। इंपीरियल कंकुबाइन कहती है देखा मैंने तो पहले ही कहा था मैंने ये नहीं किया है, सच में नहीं किया और मैं अपनी सिस्टर के साथ भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ। इंपीरियल कंकुबाइन बोलती है कि सिस्टर वो भी ये हाथ में जो बीड्स पहन रखी ये भी तुमने दिया था ना ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। वो अपना हाथ छुपाने लगती है। मेजेस्टी कहते हैं दिखाओ दिखाओ। कहती नहीं मेरी सिस्टर ऐसा नहीं करेगी लेकिन वो छीन लेते हैं। मेजेस्टी चेक करते हैं पता चलता है कि हाँ उसमें ऐसा ड्रग मिला हुआ है जिससे वो कभी भी प्रेग्नेंट ना हो सके। कहती है नहीं नहीं मैंने ये सब नहीं किया। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। तब वो पीछे से यूनिक आते हैं। कहते हैं ग्रैनी को पकड़ लिया जाता है। कहती मुझे जलन होती थी। मुझे इतनी जलन होती थी कि भला मेरी इम्प्रेस को छोड़कर मैजेस्टी किसी और औरत का साथ कैसे दे सकते हैं। इसी वजह से शुरू से अंत तक सारा खेल मैंने खेला। और तुरंत इंपीरियल कंकुबाइन कहती हैं कि बिना इम्प्रेस के साथ के तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है सब कुछ क्लियर हो चुका है। ग्रैनी को जान से मार दिया जाएगा। इम्प्रेस को अब बुद्धिस्ट टेम्पल भेजा जाता है ताकि वो अपनी गलतियों का सुधार कर सके। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम भी अपना ध्यान रखो और नैनीन से कहते हैं तुम भी। फिजिशियन लगातार तुम्हारी चेकअप करते रहेंगे। नैनी तो बहुत खुश हो रही होती है और अभी रूम में आकर कहती है कि चलो आगे का काम भी करना है। कहती है दोनों दासियां लेकिन इम्प्रेस कभी भी वापस आ सकती है। कहीं यहाँ पर शक ना हो जाए। कहती है शक हो उससे पहले सबका पर्दाफाश कर दूंगी। है कि बैठी होती है नैनी तभी पता चलता है कि पवेलियन में एक नई लड़की आ गई है सूर्यलन। मैजेस्टी ने शादी कर ली है। कहती है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। बाहर निकलने चलते तभी फुएर और जो हिंगर होते हैं ना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मारती है खूब तेज घुमाकर। कहती है मेरे बच्चों को बिल्कुल भी हार्म मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैजेस्टी को जब पता चला ना तो तुम्हारी माँ जो बुद्धिस्ट टेम्पल गई ना तुम लोग भी चले जाओगे तो अगली बार से सोच समझ कर अटैक करना। इंपीरियल कंकुबाइन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे इम्प्रेस के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आगे चलकर कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेंगी। ये पूरे 2 मंथ हो चुके होते हैं लेकिन मैजेस्टी किसी भी कंकुबाइन के पास नहीं गए थे क्योंकि वो नई जो कॉन्सर्ट आई थी उसी के साथ अपनी रातें बिता रहे थे। इससे इंपीरियल कंकुबाइन बहुत गुस्सा हो रही थी कि वो लड़की बिल्कुल कर्स की तरह मेरी जिंदगी में आई है। इधर वो बैठी होती है तो दोनों दासियां कहती है कि अगर मैजेस्टी नहीं आए तो आपके प्यार का असर उनके सर से उतर जाएगा। कहती क्या करना इन सब चीजों का। मुझे अगर प्यार भी उतर जाएगा तब भी मुझे कोई लेना देना नहीं। इधर न्यू कंकुबाइन को बहुत सारे गहने ज्वेलरी सब चीजें दी जाती हैं और महंगे तोहफे भी। वो बताती है कि मैजेस्टी अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। कहती मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए बस मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर इतने दिनों से वहाँ पर है। आपके लिए उन्होंने इतना कुछ किया है तो आप उन्हें वापस बुला लीजिए। अब तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी हो गया होगा। कहते हैं ठीक है मैं उन्हें ज़रूर वापस बुला लूँगा। इधर जाती है कहती सिस्टर मैंने अपना काम कर दिया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। प्रेगनेंसी का नाम सुनकर अब तो इम्प्रेस को और भी गुस्सा आता है। कहती बस मेरा मकसद पूरा हो जाए ना और उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। सिस्टर आप चिंता मत करो जैसा आपने कहा था ना मैंने वैसा किया है। अब आप जल्द से जल्द महल वापस आ जाइए। इधर जैसे ही पता चलता है इंपीरियल कंकुबाइन को कि वो वापस आने वाली है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसकी सजा इतनी जल्दी माफ कैसे कर दी गई है। नैनीन को पता चलता है तो सोचती है कि इतनी जल्दी तो मैं टॉस नहीं हारने वाली हूँ। जीत के हकदार तो मैं ही बनूंगी। जाती है फ्लावर बैंक्वेट में और वहां पर फूलों को देख रही होती है। इंपीरियल कंकुबाइन भी जाती है। कहती है क्या हुआ थक गई थी क्या जो बाहर फूलों को एंजॉय करने लगी हूँ। कहती है कि हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहीं पर अपना मन बहला लूं। और वहां पर वो चेहरे के घाव को सही करने के लिए उसे लिस्ट भी देती है कि आपका चेहरा इससे बहुत जल्द सही हो जाएगा। तभी वहां पर न्यू कॉन्सर्ट आ जाती। कहती देखो तो दो चूहिया कैसे बातें कर रही हैं जिनकी कोई औकात इस महल में है ही नहीं। कहती है कि तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो। कहती मैं क्या ज्यादा बोल रही हूँ मैजेस्टी का पूरा प्यार मेरे लिए है। तुम दोनों बस यहाँ पर मक्खियों की तरह हो कभी भी उड़ा कर फेंक दी जा सकती हो या उड़कर जा सकती हो। वहां पर उसके हाथ में जो पर्ची होती है ना वो भी छीन लेती है। तब यहाँ पर नैनीन कहती वो पर्ची दे दो मुझे लेने का कोई हक नहीं। कहती यहाँ पर हर चीज मेरी है। इंपीरियल कंकुबाइन कहते हैं कि अभी भी कह रही हूँ कि वो पर्चा वापस कर दो लेकिन फाड़ कर फेंक देती है। कहती देखा ना मेरा तो जो मर्जी होगी वो करूंगी। हर चीज को मिक्स मैच कर सकती हूँ। वैसे भी मैं अब प्रेग्नेंट हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तुम तो बिल्कुल भी नहीं, पहले अपनी शक्ल तो सुधारो, अगली कहीं की मैजेस्टी तो तुम्हें कभी देखेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन को गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ये 6 पैलेस मेरे अंडर में हो, तो मुझे कोई उल्टा सीधा कर रही हो, और यहाँ के कैट्स और डॉग्स भी मेरी मर्जी से चलते हैं। तुम अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत समझो। कहती है कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैजेस्टी को पता चला तो तुम्हें जान से मार देंगे। कहती है मुझे मैजेस्टी से भी डर नहीं लगता है, इसे पीट पीट कर यहाँ पर मार डालो। कहती है मुझे छोड़ दो वरना देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। कहती है मारो इसे, लगातार मारो। उसे इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसके बच्चे के साथ उसकी भी वहां पर डेथ हो जाती है। नैनीन कहती है कि जो कुछ भी किया है इसके बाद मैजेस्टी आपको नहीं छोड़ेंगे। कहती है वो सब मेरे जिम्मे है। यहाँ पर तुरंत ही उनकी दोनों दासियां कहती है कि मैं जल्दी से जल्द यहाँ से चलिए वरना आपको भी पकड़ लिया जाएगा। इधर जब इम्प्रेस को पता चलता है कि उसकी बहन को मार दिया गया है, कहती है मेरा महल जाने का भी जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ। मैजेस्टी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉन्सर्ट को मारने की। कहती है कि उसने मेरी बेइज्जती की थी। मैजेस्टी आपको पता है बेइज्जती करने का मतलब क्या है। कहते कोई भी किसी की भी इंसल्ट कर ले लेकिन तुम उसे मार नहीं सकती हो। तब यहाँ पर नैनिन बताने लगती है कि वो इंपीरियल कॉन्कुबाइन को जो है जानवरों से कंपेयर कर रही थी, कह रही थी कि उनके बच्चे कभी नहीं होते, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही। कहते मैजेस्टी आप ही बताओ, अगर आपको कोई ऐसा कुछ कहता तो आप जान से ना मार देते। मैं यहाँ पर रूल और रेगुलेशन तय करती हूँ 6 पैलेस के, तो ये सब मेरे अंडर में आता है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे सजा दे सकते हैं ना तो आप दे दीजिए, और वो इम्प्रेस यहाँ पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मेरा चेहरा खराब हुआ। मैजेस्टी डर रहे होते हैं क्योंकि पूरी आर्मी तो जो इंपीरियल कंकुबाइन के हाथों में थी, तो मैजेस्टी कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इतनी देर में वहां पर इम्प्रेस आती है, कहती है कि ये सब तुमने किया ना, बोलो ना किया कि नहीं किया। कहती हाँ किया, क्या कर लोगी। मैजेस्टी इम्प्रेस से कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इम्प्रेस का पूरा प्लान फेल हो जाता है। ये इंपीरियल कंकुबाइन कहती है कि तुम जैसी सिख को ना यहीं पर रहना चाहिए। कहती है याद रखो कि मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जाती है अपने बेटे के पास, कहती है हैंगर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें जो है गहरी नींद में सुला रही हूँ। वहां पर वो उसे दवा खिला देती है। इधर हम देखते हैं कि मैजिस्ट्री अब आ जाते हैं फिर से जो है नैनीन के पास। कहते तुम ठीक तो हो ना। कहती हाँ मैं ठीक हूँ मैजिस्ट्री, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। कहते हैं बस ऐसे ही। उसके किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी पता चलता है कि हैंगर की डेथ हो गई है। कहते हैं क्या, हैंगर की डेथ कैसे हो सकती है। मैजेस्टी बहुत घबरा जाते हैं। इधर इंपीरियल कॉन्कुबाइन को भी पता चलता है कि हैंगर की डेथ हो गई जो कि उसके ही अंडर में था। मतलब सारा इल्जाम इंपीरियल कॉन्कुबाइन पर ही आएगा। अब यहाँ पर इम्प्रेस को तेज से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला, बताओ ना तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। फिर जाती है नैनीन की तरफ कि सब इसकी गलती है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ कि मेरा भाई छोड़कर चला गया। गाली देकर मारने चलती है तो मैजिस्ट्रेट उसी को पलट कर मार देते हैं कि तुम्हें यही सिखाया गया है कि ऐसे बात करते हैं। प्रेस कहती मेरे बेटे की डेथ हो गई और आपको इन सब चीजों की पड़ी है, मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। तब यहाँ पर नैनी कहती इंसाफ मैं करूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। ये बताओ कि अचानक से जब उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा था तो रातों रात इसकी डेथ कैसे हो गई। यहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि हाँ जो भी दवाएं दी जा रही थी वो सब सही थी। इम्प्रेस खुद तेजी से चिल्ला रही होती है कि मैजेस्टी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। दो दासियों को बुलाया जाता है जो कबूल कर लेते हैं कि ये सब इम्प्रेस की चाल थी, उन्होंने ही मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। वो लगातार 1 मंथ से अपने बेटे को दवा दे रही थी। ये बात जो है हैंगर को भी पता चल गई थी, इसी वजह से वो दवा पी ही नहीं रहा था, वो पेड़ों में डाल दे रहा था। लेकिन कल इम्प्रेस ने खुद आकर उसे पॉइजन दे दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कहती है ये सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। इंपीरियल कॉन्कुबाइन कहती है कि एक माँ भला अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मकसद भी नहीं, वो भी भूल गई कि खुद मरने वाली है। बेटे को राजा बनाने की चाह में अपने बेटे को भी मार डाला। कहती मैजेस्टी मुझे माफ कर दो। कहते हैं तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे ये कुछ पता नहीं है। वो पेस्ट्री वाली चीज, वो नैनी को फंसाने वाली चीज, हर चीज तुमने की। फिर जो है प्रिंसेस को पकड़ कर लेकर जाया जाता है कि इसे कोल्ड पैलेस में डाल दो ताकि वहां पर कुछ अच्छी चीजें सीख सके। नैनियन कहती है कि प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो। कहते हैं माफी तो नहीं मिलेगी। वो हैंगर के साथ बैठ जाते हैं।
देखते हैं कि इम्पीरियल कॉन्कुबाइन खड़ी होती है, कहती है आज जो कुछ भी हुआ तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। कहती है कि धन्यवाद किस बात का? मुझे लगता है कि आप थोड़ी फुलिश है। कहती है किस बात के लिए फुलिश? कहती है यही कि आपने कभी नोटिस नहीं किया कि मैजेस्टी आपके पास कभी भी रात बिताने के लिए नहीं आते। रात बिताने के लिए आते हैं तो सिर्फ आपकी आंखें खुलती हैं, रात का आपको कुछ भी पता नहीं होता। कहती ये क्या मतलब? तुम मुझसे कहने की कोशिश क्या कर रही हो? कहती यही कि आप ध्यान से सोचिए, अपने आप को चेक कराइए कि आपके अंदर कोई कमी है या नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहती है कि क्या मैजेस्टी सच में आप ये जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि मेरे फादर और ब्रदर मिलिट्री में हैं? आप पॉइजन पिलाने की बारी थी तो खुद नैनीन जाती है जो है इम्प्रेस के पास कि आपका अंत समय आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास खुद आ जाऊं। कहती है कि तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो, बताओ ना। कहती गिरी हुई शुरुआत तो आपने की थी ना सिस्टर, मैंने तो बस उसका अंत किया है और ये अंत ना बहुत ही अच्छा है, मुझे इतना सुकून मिल रहा है। आपने कभी मुझे सिस्टर क्या कभी एक इंसान भी नहीं समझा। इम्प्रेस कहती तुम्हारा बहुत ही क्रूएल हार्ट है। कि हाँ बहुत ही गंदा हार्ट है, बहुत ही गंदा, लेकिन इस हद तक पहुंचाया तो आपने ही है ना। वहां पर उसे पॉइजन दे देती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इम्प्रेस खूब तेज से चिल्ला रही होती है। जो इम्पीरियल कॉन्कुबाइन के ब्रदर और भाई थे ना, वो महल पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। लेकिन मैजेस्टी ने पहले से ही वहां पर प्लान बनाकर रखा था और उन सबको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इधर इम्पीरियल कॉन्कुबाइन क्योंकि पूरी फैमिली मार दी गई थी तो अपना भी फांसी लगा लेती है। कहती है सब कुछ मिट गया मेरे हाथों से, सब कुछ चला गया। अब वो पूरे 9 मंथ हो जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आ जाता है। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि तुमने प्रिंस को जन्म दिया है। इस तरह वो और उसका बेटा अब सिंहासन तक पहुंच गए थे। कि ये रास्ता बहुत कठिन था लेकिन मैंने तय कर लिया, फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच गई और मैजेस्टी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये डायनेस्टी मेरी, ये सब कुछ मेरा और कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।